नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809690608975238055 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह सामान्य हिंदी सीरीज का दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है और उसका जो लिंक है इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। जो लोग वीडियो नहीं देखे वो लोग वीडियो जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, यूपीपीएससी आरओ, बीओ, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। यहाँ पे 4 वर्ण दिया गया है, आपको बताना है इसमें किसकी मात्रा नहीं होती है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, अ की जो वर्ण है इसकी मात्रा नहीं होती है। बाकी इसकी जो मात्रा होती है वो इस प्रकार होती है, ओ की इस प्रकार की होती है और ओ की मात्रा इस प्रकार की होती है। तो इस प्रश्न जो आंसर होगा वो आपका अ होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। प्रतिकूल में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या कर्मधारय। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास है प्रतिकूल में। इसमें जो है पहला पद अव्यय होता है, तो यह जो प्रति शब्द है यह एक अव्यय शब्द है। तो इस प्रकार जो है अव्ययी भाव समास है इसमें। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे 4 वर्ण दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन सा वर्ण वृत्तमुखी है, ए, ओ, अ या अ। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी अ जो है एक वृत्तमुखी वर्ण है। वह स्वर जिनके उच्चारण में होठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं उन्हें वृत्तमुखी कहा जाता है। इसमें आपका उ आता है, दीर्घ उ आता है, ओ आता है और औ आता है। प्रश्न आपकी परीक्षा में इस प्रकार से पूछा सकता है कि ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो वह 2 प्रकार के होते हैं, एक वृत्तमुखी, एक आवृत्तमुखी। आवृत्तमुखी और एक वृत्तमुखी। वृत्तमुखी में उ, ओ और औ आता है और आपका आवृत्तमुखी में आ, ई, ए और आय आता है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। आवृत्तमुखी में आ, ई, ए, आय आता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी औ। आते हैं अगला प्रश्न लोग। आपको भाववाचक संज्ञा बताना है सोहन, सभा, बुढ़ापा और सागर में। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी बुढ़ापा जो है यह एक भाववाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, भाव या दशा का बोध होता है तो वह जो है भाववाचक संज्ञा होती है। तो ये आपका बुढ़ापा जो है यह एक भाववाचक संज्ञा है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 3, 5, 4 या 6। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 4। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। उनमें आपका छत, त्राई, ज्ञा और स्रा, यह 4 जो वर्ण है ये आपके संयुक्त व्यंजन है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी 4। आते हैं अगला प्रश्न लोग। स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं? प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधे जो है डेटा पूछा जा सकता है, 3, 5, 4 या 6। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी 5 प्रकार की स्वर संधि होती है। पहली आपकी दीर्घ संधि, दूसरी आपकी गुण संधि, तीसरी आपकी वृद्धि संधि, चौथी यण संधि और 5वीं आयादी संधि। तो टोटल 5 प्रकार की स्वर संधि होती है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादी संधि। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। हर काम को देर से करने वाले के लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? दीर्घ सूत्री, अविलंब, दूरदर्शी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए दीर्घ सूत्री। हर काम को देर से करने वाले के लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है वो आपका दीर्घ सूत्री होता है। दूरदर्शी जो प्रयोग होता है वो दूर तक की बातें जो सोच लेता है उसके लिए शब्द प्रयोग होता है वो आपका दूरदर्शी होता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। गुनाहों का देवता जो पुस्तक है वह किसने लिखी है? अमृतलाल नागर, धर्मवीर भारती, जैनेन्द्र या विष्णु प्रभाकर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी धर्मवीर भारती के सबसे फेमस जो उपन्यास है उनमें आपका गुनाहों का देवता है। गुनाहों का देवता यह प्रसिद्ध उपन्यास है धर्मवीर भारती का। इसके अलावा धर्मवीर भारती ने कई फेमस पुस्तक भी लिखी है, जैसे सूरज का 7वां घोड़ा, सूरज का 7वां घोड़ा, ठंडा लोहा,
ठेले पर हिमालय, ये सभी जो पुस्तक है वह धर्मवीर भारती ने लिखी है। एक अंधा युग भी इनकी काफ़ी फेमस पुस्तक है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप लोग डेली जितने भी प्रश्न आपके कराए जा रहे हैं उनको आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते रहिए। डेली छोटी छोटी पोट्री ही आप लोग नोट करिए, इकट्ठा गट्ठर मत बानिए। इसका आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए, क्योंकि जिस दिन ये सीरीज 1000 पूरी होगी, एक दिन में आप लोग कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो डेली 25-25 आ रही है, आप लोग 25-25 ही क्वेश्चन अपने कॉपी में नोट करते चलिए। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भाषा जो शब्द है ये किस धातु से बना है? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, भाष शब्द से बना है, भाषा शब्द। और इसका जो अर्थ होता है वो बोलना होता है। भाष शब्द का अर्थ होता है बोलना। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे 4 शब्द दिया गया, आपको बताना है कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया है। उठना, चमकाना, चमकना, गिराना या देना। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, गिराना जो शब्द है यह एक प्रेरणार्थक क्रिया है। जब कर्ता किसी को स्वयं ना करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे, वह जो क्रिया होती है वह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे दौड़ाना, लड़वाना, गिराना, कटवाना, ये सभी जो क्रिया है ये सभी प्रेरणार्थक क्रिया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे आपको बताना है कौन जो है अव्यय है। उत्तर ठीक, चीनी या कृष्णा। जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक, लिंग वचन कारक आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है उन्हें अव्यय कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ठीक। ठीक जो शब्द है यह एक अव्यय है। इसके अतिरिक्त जैसे इधर है, उधर है, जब तब, यहाँ वहाँ, ये जो शब्द हैं ये सभी अव्यय हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 5, 4, 6 या 3? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, 4 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण। पहला आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा आपका कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण और चौथा आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो टोटल 4 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं अर्थ के आधार पर। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है। श्री गणेश जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा? श्री राधा, इत श्री, विनाश या आरंभ। श्री गणेश का अर्थ होता है किसी चीज़ को प्रारंभ करना और इसका जो विलोम होता है वह इति श्री होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। गरिमा का विलोम आपको बताना है। अंधकार, लघिमा, घृणा या नीचता। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, लघिमा। गरिमा का जो अर्थ होता है महत्व, गौरव, इसका अर्थ होता है और इसका जो विलोम होता है लघिमा। लघिमा मतलब लघु या छोटे होने की अवस्था या भाव को जो है लघिमा कहा जाता है। गरिमा का विलोम आपका लघिमा होता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है? दावानल, जठरानल, बड़वानल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, दावानल कहा जाता है। जंगल में लगने वाली आग के लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है वह दावानल होता है। जठरानल जो पेट की आग होती है, पेट की आग के लिए एक शब्द प्रयोग होता है जठरानल। और जो पानी में आग लगती आग है या समुद्र में जो आग लगती है उसके लिए जो शब्द प्रयोग होता है वह बड़वानल होता है। ये तीनों फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। रामचरितमानस की जो रचना है वह किसमें की गई है? ब्रज भाषा, अवधी, तमिल या संस्कृत। तो रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की गई है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। और यह 16वीं शताब्दी में तुलसीदास ने इसकी रचना की है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिए, इसे सबसे पहली बार जो प्रकाशित किया गया था 1810 में, और यह कोलकाता में सबसे पहली बार प्रकाशित किया गया था, कोलकाता में। यह अगर आपकी परीक्षा में सबसे टफ लेवल का प्रश्न पूछेगा तो यही प्रश्न पूछ सकता है कि रामचरितमानस का सर्वप्रथम जो प्रकाशन किया गया था कब या कहाँ किया गया था। तो इसका सर्वप्रथम प्रकाशन 1810 में कोलकाता में किया गया था रामचरितमानस का, और जिसकी रचना अवधी भाषा में तुलसीदास ने की थी 16वीं शताब्दी में। आते हैं अगला प्रश्न लोग। संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? राजभाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, संविधान में हिंदी को राजभाषा कहा गया है। और इसका जो उल्लेख है वह संविधान के आर्टिकल 343(1) में इसे वर्णित किया गया है। और इसमें कहा गया है कि भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है। लिपि देवनागरी है, देवनागरी है। और इसी के साथ 14 सितंबर को संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा को हिंदी को राजभाषा के रूप में जो मान्यता दी गई है। और इसी कारण जो है प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है।
इसी कारण से हिंदी दिवस प्रत्येक 14 सितंबर को मनाया जाता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, समुद्र मंथन करने का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, कठोर परिश्रम करना। समुद्र मंथन करने का जो अर्थ होता है वो कठोर परिश्रम करना है। जिस प्रकार आप लोग अपनी पढ़ाई के लिए काफ़ी कठोर परिश्रम कर रहे हैं, एक प्रकार का समुद्र मंथन ही कर रहे हैं अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ होता है छिद्रान्वेषी, समदर्शी होना, अनपढ़ होना या अदूरदर्शी होना। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, अनपढ़ होना। काला अक्षर भैंस बराबर का जो अर्थ होता है वह अनपढ़ होना है। यहाँ पे एक शब्द है छिद्रान्वेषी। छिद्रान्वेषी का अर्थ होता है दूसरों में दोष ढूंढने वाला। जैसे रवीश कुमार जो है सरकार की कमियों को उजागर करते हैं, ये कमी नहीं है, ये उनको कार्य दिया गया है, छिद्रान्वेषी। इसी प्रकार से जो प्रूफ रीडर होते हैं वो भी यही काम करते हैं, जो दूसरों की कमियों को उजागर करते हैं, कमियों को पता करते हैं। तो उनको एक शब्द जो प्रयोग होता है वो आपका छिद्रान्वेषी होता है। समदर्शी अर्थ होता है जो सबको एक समान रूप से देखता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, कवि बिहारी जो थे वह किस रस के कवि थे? भयानक, शांत, श्रृंगार या वीर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, श्रृंगार रस के कवि थे कवि बिहारी, और यह रीतकाल के कवि थे। प्रश्न आपकी परीक्षा में इनसे संबंधित कुछ और भी पूछ सकता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जो जन्म है वो ग्वालियर में हुआ था। कवि बिहारी का जन्म ग्वालियर में हुआ था और यह राजा जयसिंह के राजदरबारी कवि थे। राजा जयसिंह के राजदरबारी कवि थे कवि बिहारी। इन्होंने बिहारी सतसई नामक एक पुस्तक लिखी है। बिहारी सतसई नामक एक पुस्तक लिखी है। और यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में यह पूछेगा कि इसमें कुल कितने दोहे हैं। तो टोटल 713 दोहे हैं। टोटल 713 दोहे हैं बिहारी सतसई में। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में टिस्टी पिस्टी में पूछा गया है कि बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं। तो टोटल 713 दोहे हैं बिहारी सतसई में। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, यम का पर्यायवाची कौन नहीं है वो आपको पहचानना है। भानुजा, सूर्यपुत्र, कीनास या काल? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, भानुजा जो शब्द है यह यम का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि यह यमुना का पर्यायवाची है। अन्य जो शब्द हैं सूर्यपुत्र, कीनास और काल जो है ये सभी यम के पर्यायवाची हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग, गधा का पर्यायवाची कौन नहीं है? खर, केतु, रासव या धूसर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, केतु जो शब्द है वो गधा का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि यह ध्वज, पताका इसका पर्यायवाची है। अन्य आपके खर, रासव और धूसर जो है ये सभी गधा के पर्यायवाची हैं। एक वैशाख नंदन शब्द है और एक शीतला वाहन, यह भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। वैशाख नंदन और शीतला वाहन यह भी गधा के पर्यायवाची हैं। यह कई बार परीक्षा में इसकी पर्यायवाची पूछा गया है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। आते हैं अगला प्रश्न लोग, आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। आपको बताना है यह जो जनता शब्द है यह किस प्रकार का शब्द है, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या इनमें से कोई नहीं। तो जनता जो शब्द है यह हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको पहचानना है कौन जो है अल्प प्राण वर्ण है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहा जाता है, और यह प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण होता है। तो इस प्रकार जो है पहला और तीसरा हमें दिख रहा है, इस प्रकार इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। अल्प प्राण वर्ण आपका का है और गा है, इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, चिराई में प्रयुक्त उपसर्ग आपको पहचानना है। आयु, चिर, ची या चर? तो चिरायु में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उपसर्ग हमेशा शब्द के प्रारंभ में लगता है, और चिरायु जो शब्द है इसमें उपसर्ग आपका चिर है, इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। चिर का अर्थ होता है जो बहुत दिनों तक बना रहे। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।